अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्वेश्चन है, पर मैं फिडाई के मीनिंग बता दें। इसके मीनिंग है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का पॉइंट नंबर 3। एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा पॉइंट नंबर 3। In case of misrepresentation, the fact that the aggrieved party had the means of to discover the truth without any diligence will prevent the party from avoiding the contract. But in case of fraud, expecting fraud by silence, the contract is viable even though the party defended had the means of discovering without it. लेकिन ये बहुत आसान सा पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में ये होता है कि जो भी पार्टी होती है उसके पास डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ करके वो कॉन्ट्रैक्ट से बच सकती थी। ठीक है, नॉर्मल डिलीजेंस यूज करके वो कैवेट एम्प्टर, आपने एक रूल पढ़ा था ना, लेट द बायर बी वेयर, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में फुल्ली अप्लाई होता है कि आप नॉर्मल डिलीजेंस से अगर ट्रूथ डिस्कवर कर सकते थे, अपनी आम जहानत लगा के ये चीज आपको नजर आ सकती थी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते। कहते कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चोरी की कार बेचता है तो बहुत आसान है आपके लिए देखना, आप सीपीएलसी की वेबसाइट पे आके चेक कर लें कार का नंबर डाल के। ठीक है, तो एक नॉर्मल डिलीजेंस यूज करके अगर इस केस से बचा जा सकता था, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता था और आपने नहीं किया, तो ये चीज आप नहीं कहेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। लेकिन अगर फ्रॉड है, फ्रॉड की सूरत में नॉर्मल डिलीजेंस को कंसीडर नहीं करते आप। बट इन केस ऑफ फ्रॉड, एक्सपेक्टिंग फ्रॉड बाय साइलेंस, ठीक है, फ्रॉड बाय साइलेंस को हटाकर जो भी फ्रॉड के केस हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल इवन दो द पार्टी डिफ्रॉडेड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरी। मतलब एक्सेप्ट फ्रॉड बाय साइलेंस जो हमने पढ़े थे, दो चीजें होती हैं, एक तो ड्यूटी टू स्पीक और दूसरा साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, वो वाली चीज हटाकर उसके अलावा फ्रॉड की कोई भी ट्राई आप पे अगर की जाती है और नॉर्मल डिलीजेंस यूज करके भी ट्रूथ डिस्कवर किया जा सकता था, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में नॉर्मल डिलीजेंस यूज करके अगर डिस्कवर की जा सकती थी बात, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता। पर्दानशी वुमेन क्या होती है? पर्दानशी वुमेन वो होती है जो सिर्फ महरम से बात करे, ना महरम से ना करे। The representation must have been instrumental in inducing the other party to enter into a contract, समझाते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो अगली पार्टी को इंड्यूस करे कि आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव वही चीज हो। ठीक है, जैसे कि हमने कंपनी की एग्जांपल दी थी ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, कि अगर आपकी सेल गिर गई, ठीक है, अगर आपकी सेल उस साल गिर गई तो आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी कि आप बता देते। तो ये एक ऐसी बात है जो आपने नहीं बताई, तो बेसिकली ये इंड्यूस कर रही है अगली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आने के लिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस तो ये नहीं है ना, वो तो कंपनी की परचेजिंग है। हो सकता था अगर ये बात बता भी जाती तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता, लेकिन थोड़ी कम प्राइस में हो जाता, जो भी होता। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस करेगी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगी। अच्छा जी, फिर एक और सवाल है, सर क्या हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी या यही ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगी? देखिए, मुझे तो यही न्यूज़ है कि ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगी। अब देखें, डिपेंड करता है ये आप अपने जो रेलेवेंट
ICMP का ऑफिस है, आप उससे ये क्वेश्चन पूछें, वो आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से तो शायद ऑनलाइन आपकी कंटिन्यू रहेंगी और फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये आप रेलिवेंट उससे पूछें। ठीक है जी, किसी को और कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम चलते हैं आगे। अगेन समझा दें प्लीज। देखें, इंड्यूस करने का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट को की तरफ आपको धकेलेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें अपना मोबाइल सेल करूंगा, तो मैं मोबाइल के लिए जितनी भी बातें करूंगा, ये मोबाइल पे स्क्रैच नहीं है या ये नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये सारी बातें अगर कोई शख्स तुम्हें अपनी प्रोडक्ट बेचता है और उसके बारे में तारीफें वगैरह सारी चीजें करता है, तो वो क्या करता है, तुम्हें धकेल रहा होता है सेल की तरफ। लेकिन सिर्फ उसी वजह से तुम उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मैं अपना मोबाइल सेल करूँ, बोलूँ इस पे स्क्रैच नहीं है कोई, तो क्या तुम सिर्फ इसी वजह से मोबाइल खरीद रहे हो? नहीं, इस मोबाइल का मॉडल तुम्हें पसंद है, ये मेन चीज होगी। ठीक है, कि तुम्हें ये वाला मॉडल परचेज करना था। अगर कोई शख्स अपनी कार सेल करे और बोले कि भाई ये चीज है, इस कार में ये इतने किलोमीटर इतने ये देती है, नहीं, तो वो सारी बातें इंड्यूस करने के लिए होती हैं। ठीक है, मेन चीज क्या है, तुम्हारा कार का परचेज करना, कि तुम्हें उस कार का मॉडल पसंद है, डिजाइन पसंद है, बाकी बातें इंड्यूस कर रही हैं उसकी तरफ। इसी तरह से जो भी रिप्रेजेंटेशन तुम दोगे, वो इंड्यूस की तरफ होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए होती है। पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट। पॉजिटिव असर्शन के मायने वो होते हैं कि आपको खुद लगता था ये बात सच है, लेकिन दर हकीकत वो बात सच नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको लगता था आपकी जो लैंड है वो 35,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, और आपने सेल करते वक्त यही बात बताई है 35,000 kg वीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन दर हकीकत ये 35,000 kg नहीं, 30,000 kg वीट प्रोड्यूस करती थी। तो बेसिकली ये पॉजिटिव असर्शन थी। सर, लॉ के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक खालिद महमूद चीमा कही जा रही है और ICMS स्टेट है, काइंडली टेल। सर, मुझे नहीं पता कौन लोग कह रहे हैं। आप चाहें तो MC कुच्चल की किताब को और खालिद महमूद चीमा साहब की किताब को कंपेयर करके खुद से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता दूं, आप एजेंसी का चैप्टर देख लीजिएगा, आप अनकंडीशनेबल ट्रांजेक्शन्स देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सी बातें आप खुद देख सकते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, खालिद महमूद चीमा साहब की किताब को मुझे मालूम है बहुत से लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, मेरे टाइम पे ये रिकमेंडेड बुक्स में भी नहीं थी। ये अभी रिसेंटली रिकमेंडेड बुक्स में इसको इंक्लूड किया गया है। मेरे टाइम में तो ये रिकमेंडेड बुक में भी नहीं आती थी। ठीक है, वो बीकॉम लेवल की किताब है। मुझे नहीं पता ICM में से, देखिए पेपर पर डिपेंड करता है ना। पेपर बहुत आसान बन गया, आप पास कर लेंगे खालिद महमूद चीमा से। पेपर मुश्किल बन गया, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा रिकमेंडेशन को इस हवाले से भी देखें कि आपने हमेशा मुश्किल की तैयारी करनी होती है, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल भी आ सकता है, बहुत आसान भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर। ठीक है, डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा, क्योंकि पेपर मैं तो बना नहीं रहा ना, पेपर आपको पता है पहले से क्या बनेगा। तो हमने मुश्किल की हमेशा तैयारी करनी होती है। बाकी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए। बहरहाल मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। अब कौन आपको रिकमेंड कर रहा है, अगर वो जो भी आपको रिकमेंड कर रहा है, अगर आप उसके कहने पे चल रहे तो आप उसके कहने पे चल रहे, ये तो आपकी अपनी ओन चॉइस है ना। सर, एक पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखें चैप्टर 1 से। सर, रहने दें ऐसे सेशन को, काफी लोग, क्लास भी जाया होगी और कोई पढ़ के बैठा हुआ नहीं होगा, मुझे अंदाजा है। सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, कुड यू प्लीज हेल्प मी और प्रीवियस लेक्चर्स। सर, मैं आपकी को इसमें ये हेल्प कर सकता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है तो ये आपकी अपनी गलती है। अच्छा सर, किसी को किडनैप करके उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं, ये कोवर्जन और ड्यूरेस दोनों है? नहीं, ये कोवर्जन आ रहा है। ठीक है, ड्यूरेस होगा अगर तुम उसको फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे हो, तो फिर ये ड्यूरेस में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे ये अगर सिर्फ किडनैप कर रहे हो तो फिर वो कोवर्जन की तरफ आ रहा है। ड्यूरेस जो है ये भी खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में नहीं है। तो बात ये है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उस किताब में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ड्यूरेस से एक MCQs पेपर में आपके आ जाता है, तो आपके पास चॉइस तो होती नहीं है, तो आपके नंबर चले जाएंगे वहां पे। तो छोटी छोटी सी चीजें, इनको ध्यान में रखें और फिर बुक आप सिलेक्ट करें। और देखें, पेपर पास करना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपको चीज आए भी। पेपर तो आपका पास हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन मेन चीज होती है कि आपको चीज भी तो आनी चाहिए ना। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।
एक आध मिनट और देके फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हम मिस्टेक स्टार्ट कर चुके थे जहाँ तक मुझे याद है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर रिकमेंडेड बुक एमसी कुच्चल की किताब है। राइट ऑफ थर्ड पार्टी कहाँ से पूछ रही हो आप? मुझे हेडिंग बताओ इसकी। हेडिंग बताएं आप, राइट ऑफ थर्ड पार्टी किस जगह से पूछ रही हैं आप, पूरा पॉइंट बताएं। देखिए, राइट ऑफ थर्ड पार्टी पहली बात तो उसके अंदर नहीं था, फ्रॉड के अंदर। वो बेसिकली था लॉस ऑफ राइट ऑफ रेसिशन के अंदर। वही मैं हैरान हो रहा था, आपने फ्रॉड में कहाँ से राइट ऑफ थर्ड पार्टी पढ़ लिया। ठीक है, राइट ऑफ थर्ड पार्टी होता है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया और उसने फ्रॉड किया या कुछ भी किया, कोर्जन किया, कोई सी भी ऐसी चीज करी और आपसे वो प्रोडक्ट ले ली और उस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया, तो अब इसका मतलब है उसने थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट कर दिया। तो अब आपके पास से रेसिशन का राइट चला गया, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। जब सवाल पूछा करें तो उसको बताया करें रेलेवेंट जगह, वो फ्रॉड के अंदर नहीं है। आप उसकी हेडिंग पढ़े, वो लॉस ऑफ राइट ऑफ रेसिशन के अंदर है। एमसी कुछ चलो कोई भी एडिशन ले लें सर, सारे एक ही हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं मिस्टेक को। देखिए, मिस्टेक पे हमारी बात हो गई थी कि मिस्टेक जो होती है एक एररनेस बिलीफ होता है जो कि ठीक है। और इसमें मजीद हमने बात करी थी कि मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री होता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है। लॉ ऑफ कंट्री का जो होता है आपको पता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आपका कंट्री का लॉ है तो आपको पता होना चाहिए, आप उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉ में ये चीज अलाउ है, लॉ में ये चीज अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दें और आप कहें कि जो भी सार्जेंट आता है आप उससे कहें कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि सिग्नल तोड़ने पे फाइन है, तो वो बोलेगा ठीक है आपको नहीं पता था, लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने फाइन तो देना ही देना है, क्योंकि हम इस बात को ही कंसीडर नहीं करते कि आपको लॉ का पता ना होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई थी। दूसरी हमने बात करी थी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ की। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हमने कहा था कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो मैंने कहा था पहले हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट देख लें, फिर उसके बाद हम मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ पे दोबारा आते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाने का शुरू करा है बेटा, जो तुम बोल रही हो थोड़ा स्लो, अभी तो ये पिछला पढ़ा रहा हूँ क्लास का। ठीक है जी, तो हमने ये दोनों बातें कर ली थी। अब आते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आ जाए, देखें बायलैटरल मिस्टेक। पहली, ये भी दो तरह की होती है, एक बायलैटरल होती है, एक यूनिलैटरल होती है। ठीक है, तो हम बायलैटरल पे गुफ्तगू करते हैं और बायलैटरल पे ही हमारी ज्यादा गुफ्तगू होगी, क्योंकि यूनिलैटरल जो है वो इतने ज्यादा पार्ट नहीं रखता। देखिए जी, बायलैटरल मिस्टेक पे आए तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी बायलैटरल मिस्टेक होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। क्यों? क्योंकि कंसेंसस एड इडम का जो फैक्टर है वो मिसिंग होता है। कंसेंसस एड इडम क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस।
ठीक है, कि सेम थिंग सेम सेंस में लेने का फैक्टर मिसिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर मैं एक बाइक सेल कर रहा हूँ, एक रेड भी खड़ी है एक ब्लैक भी खड़ी है, सेम चीज है, बाकी सिर्फ कलर का फर्क है। मिस्टर ए समझ रहे हैं मैं उन्हें रेड बाइक सेल कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ ध्यान में कि मैं इन्हें बी सेल कर रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही है तो इसका मतलब है हमारे सेम थिंग सेम सेंस कंसेप्ट एड इडम नहीं हो रहा, और हम दोनों मिस्टेक पे हैं। तो ये एक बायलैटरल मिस्टेक हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऐप इनिशियो होता है। शफीक साहब, ये आवाज का इशू आपकी तरफ आ रहा है? शफीक साहब, ठीक है जी। सर, ये मेरे ख्याल से आपकी तरफ ही आ रहा है इशू सिर्फ, तो ये आपके अपने शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। बहरहाल, हम आगे चलते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि उनकी तरफ सही आ रही है आवाज। देखिए, thus for declaring an agreement void ab initio under this section the following three conditions must be fulfilled। ठीक है, ये बात भी हमने थोड़ी बहुत खैर कर ली थी कि अगर किसी चीज को आप बायलैटरल मिस्टेक के ऊपर डिक्लेयर करके void ab initio करेंगे तो ये तीन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नॉर्मली आप पढ़ते हैं ना, जैसे आप इकोनॉमिक्स में कोई लॉ पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि ये तीन अजम्पशंस लेना जरूरी है, फिर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पे भी आपने कहा होगा ये दो assumptions लेंगे तो फिर हो गए। तो इसी तरह से ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो बायलैटरल मिस्टेक के ग्राउंड पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं कि वॉइड ऐप इनिशियो था। पहली, both the parties under a mistake, the mistake must be mutual, both the parties should misunderstand each other as to nullify consent। दोनों पार्टीज का एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, दोनों पार्टीज का एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे कि आप देखें, एग्जांपल देखें, आई एम हैविंग टू हाउसेस ए एंड बी, ऑफर्स टू सेल हाउस ए, and not knowing that M has two houses thinks of house B and agrees to buy it। Here there is no real consent and the agreement is void। कहते हैं कि भाई दोनों पार्टियां मिस्टेक पे थी, दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया। वो समझ रहे थे कि वो, उनके पास दो घर थे, वो कोई दूसरा घर समझ रहे थे खरीदते वक्त, वो कोई दूसरा घर समझ रहे थे बेचते वक्त। तो दोनों का माइंड ही मैच नहीं हो रहा था, दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया, और यही वजह है कि ये हम कहते हैं कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है जी। दूसरी बात, मिस्टेक मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट नॉट टू जजमेंट और ओपिनियन। ठीक है जी। मिस्टेक an erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact। ठीक है जी। कह रहे हैं कि मिस्टेक जो है वो लाजमी है कि किसी फैक्ट से रिलेट होनी चाहिए, सिर्फ आपकी जजमेंट या अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज, एक बाइक सेल हो रही है। ठीक है, एक बाइक सेल कर रहे हैं आपको, मिस्टर ए एक बाइक सेल कर रहे हैं 100,000 की, 50,000 कर लें वरना बाइक महंगी हो जाएगी। ठीक है, 50,000। आप ये सोचते हुए खरीद रहे हैं कि यार ये बाइक कम से कम मार्केट में 70,000 की होगी, और ये मुझे 50 में बेच रहा है। वो ये सोचते हुए आपको बेच रहे हैं कि यार ये बाइक कम मार्केट में मुझे सिर्फ 30,000 मिलेंगे, मैं इसको 50 में बेच रहा हूँ। तो ये एक आपकी अपनी ओन जजमेंट है, आपका ओपिनियन है। ठीक है, तो मिस्टेक मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट। सिर्फ एक जजमेंट या ओपिनियन से लिंक नहीं होनी चाहिए कि आप अपने तौर पे कुछ चीज सोच रहे हैं और आप उसको बोलेंगे जनाब ये मेरी मिस्टेक हो गई, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट आपके इतने ज़हीन होते हैं कि जिस दौरान मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस दौरान वो सवाल पूछ रहे होते हैं, सर एमसीक्यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। अरे भाई, जिस वक्त तुम पढ़ रहे हो उस वक्त तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, ना कि तुम एमसीक्यूज पे जा रहे हो। आप वो तो सुने जो इंसान पढ़ा रहा है आपको। कुछ इतने ज़हीन है कि वो अपना टाइम लिखने में वेस्ट कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग तो होंगे नहीं यकीनन, या तो आप मल्टीटास्किंग है। आप कोई थ्री इडियट के वो तो नहीं है ना कि आप दोनों हाथों से लिख रहे हैं, कि दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त आप वो सुने जो मैं पढ़ा रहा हूं। आप लगे हुए हैं दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, एक बोल रहे हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दें, एक लिख रहे हैं जनाब के वो एमसीक्यूज हर चैप्टर से करना चाहिए या अभी जरूरत नहीं। मतलब एक आप एक नॉनसेंस सी हरकत कर रहे हैं कि जिस वक्त इंसान पढ़ा रहा है उस वक्त आप वो करें जो वो पढ़ा रहा है, वो सुने। आप कहाँ दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। कि पेपर फेल हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि पेपर फेल हो गया, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के नॉर्मली पेपर फेल हो जाते हैं जो क्लास में ध्यान नहीं देते। वरना मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर क्लासेस भी आपने ढंग से ली हुई होती है ना तो आईसीएमए के पेपर फेल नहीं होते इतनी आराम से। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप क्लास में ध्यान से बैठे हुए हैं, आप क्लास में ही नहीं है, आप कहीं और की सोच रहे हैं, तो फिर आपके लेक्चर ही समझ में नहीं आएगा। और आप सुन सोच रहे हैं अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता है वो वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें आप तो कुछ पूछ नहीं सकते। फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे यही सवाल पूछ रहे होते हैं, क्लास में आपका ध्यान नहीं होता। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि जो चीज का टाइम है वो उस वक्त पूछें। मैं पहला बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ अपना लॉ का, ठीक है, कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा कि कब किस चीज की जरूरत है कब किस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम, द फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द फैक्ट मस्ट बी सच which goes to the very root of the agreement. On the basis of judicial decision, the mistake which may be covered under this condition may broadly put into the following acts. दूसरी बात कह रहे हैं कि जो भी फैक्ट होगा, पहली बात उन्होंने क्या कही थी, दोनों पार्टियों को एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंड करना है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी, दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब ये फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट से रिलेट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये जो है एक सिर्फ आपकी जजमेंट या आपका ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कही। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो भी फैक्ट होगा वो एसेंशियल हो, कि कॉन्ट्रैक्ट की रूट हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, वो रूट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है जी। अब आते हैं, अब उन्होंने उसको मजीद एक्सप्लेन किया है मुख्तलिफ हेड्स के अंदर। पहली चीज क्या बताइए उन्होंने, पहली चीज बताइए mistake as to the existence of the subject matter of the agreement। ठीक है, मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि जो भी मिस्टेक है वो सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस पे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक फैक्ट्री की डीलिंग कर रहे हैं और एक फैक्ट्री सेल आउट कर रहे हैं ए और बी आपस में। दोनों को नहीं पता कि फैक्ट्री में आग लग गई है, यहाँ पे डील डन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी जिस वक्त आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। उस वक्त सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, वो आग लग चुकी थी, राख बनी हुई थी, और आपने यहाँ पे उसकी बाइंग एंड सेलिंग का एग्रीमेंट कर लिया। तो बेसिकली आपने मिस्टेक करी एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। क्लियर? जैसे कि मैंने हॉर्स की भी एग्जांपल दी थी कि जिस हॉर्स की आप बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं वो हॉर्स जो है वो मरा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मैटर मौजूद था जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो सब्जेक्ट मैटर मौजूद था, और उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस डिस्ट्रक्शन हो गई, मतलब वो खत्म हो गया, तो अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अब क्या होगा? अब बायोलेटरल मिस्टेक होगी कि नहीं होगी? ये तो मैं तब कह रहा हूं ना कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में कोई, उस वक्त वो हॉर्स मौजूद नहीं था, लेकिन आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये तो वाइड एब इनिशियो हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूं कि भाई जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस वक्त वो मौजूद था, बिल्कुल सेट था, लेकिन बाद में वो मर गया, अब क्या होगा? बायोलेटरल मिस्टेक में आएगा नहीं आएगा? बायोलेटरल नहीं होगी तो फिर क्या होगी? वैसे तो जवाब एक स्टूडेंट ने दे दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कोई और भी जवाब दे दे। अच्छा, सिर्फ आंसर आ गया मेरे पास, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दो ही स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट इसका आंसर दे पाए, बाकी तो
सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर नहीं लिखें प्लीज। ठीक है जी। तो वही बात हमने करी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म हो रहा था उस वक्त सब्जेक्ट मैटर मौजूद नहीं था और आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने बायलैटरल मिस्टेक करी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद हॉर्स वगैरह मर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट के वो सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो वैलिड था, लेकिन आगे जाके वो फिर सर्कमस्टांसेस कैसे वाइड हो गया। मेरे ख्याल से 3-4 ही स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, बाकी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मिस्टेक ऐसा, अच्छा कुछ ये भी सोच रहे होंगे, लाजमी सी बात है आपका इंटर का माइंड है, तो ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर के वक्त में हम बैठ के पढ़ लेंगे। तो मैं फिर कहूंगा कि आखिर के वक्त में फिर आप बैठ के नहीं पढ़िएगा, फिर आप पेपर भी देने मत जाइएगा। बेकार आप तैयार होंगे, एक ट्रांसपोर्ट पे करेंगे और फिर आप जाएंगे। इससे बेहतर है आप अपनी नींद पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर आखिर में पढ़ के पास नहीं होगा। ठीक है जी। मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, where both the parties are working under a mistake as to the identity of the subject matter. One had one thing in mind and the other had another. The agreement is void for want of consensus ad idem. ठीक है जी। कह रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, जैसे कि मैं अपनी बाइक की एग्जांपल आपको देता हूँ, वही वाली कि आइडेंटिटी में मसला था। आपके पास दो बाइक्स थी, एक रेड थी एक ब्लैक थी। आप सेल कर रहे थे, बायर समझ रहा था कि आप रेड वाली सेल कर रहे हैं, लेकिन बायर ये सोच के खरीद रहा था कि आप ब्लैक वाली बाइक सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब था कि दोनों का कंसेंसस एडिडम मिसिंग था। आप रेड सोच रहे थे, वो ब्लैक सोच रहा था, दोनों के माइंड मैच आपस में नहीं हो रहे थे। तो ये भी एक बायलैटरल मिस्टेक है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड ऐप इनिशियो होगा। अच्छा जी, ये मैं आपको एक बात बताऊं, तीसरे पॉइंट में जब आप आएंगे तो आज की चीजों में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये पहले की बात है काफी, तो इसको थोड़ा पढ़ लें और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Normally, a mistake as to the title of the seller does not affect the validity of the contract because Section 14 of the Sale of Good Act 1930 imposes an implied condition as to the title of the seller in a contract of sale unless otherwise agreed. Accordingly, a seller is taken to warrant his title to the property sold and he may be made liable in damages for the breach of condition even though both the parties contract under a mistaken belief as to the title of the seller. It is only a very special circumstance where a person agrees to purchase a property or goods which unknown to himself and the seller is his own already that the agreement is void ab initio and none of the parties can be made liable damages. कह रहे हैं कि देखिए नॉर्मली तो जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है ना, आप जब आगे सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। इस पे हम आगे बात कर लेंगे कि डिफेक्टिव टाइटल वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली तो वो कह रहे हैं कि सेल ऑफ गुड एक्ट इस बात पे करता है कि लेकिन अगर टाइटल आपका खराब निकल आता है तो फिर क्या होता है कि सेलर आपको डैमेजेस पे करता है। ये सेलर की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहां पे क्या होता है कि हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड एब इनिशियो कह देते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जाम्पल को देखें। ए एग्रीड टू टेक अ लीज ऑफ फिशरी फ्रॉम बी, though contrary to the belief of both parties at the time, A was tenant for life by inheritance of the fishery and B had no title at all. It was held that the agreement was void. ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि ए लीज पे ले रहे हैं फिशरी मिस्टर बी से। ठीक है, या फिशरी को छोड़े कोई भी प्लॉट देख ले, ए कोई प्लॉट ले रहे हैं लीज के ऊपर मिस्टर बी से। ठीक है, लेकिन बाद में ये बात डिस्कवर होती है, या जिस वक्त एग्रीमेंट बन रहा है ये बात डिस्कवर हो जाती है एग्रीमेंट बनने के बाद कि ये प्रॉपर्टी शुरू से ही मिस्टर ए की थी, जो उनको इनहेरिटेंस में मिली थी और उनको पता नहीं था। ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बायलैटरल मिस्टेक की बेस पे वाइड होता है, जो कि आज के दौर में मैं ये समझता हूं कि इतना मुमकिन नहीं है कि किसी को पता ना हो कि ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ठीक है कि ए जो है वो एक प्लॉट ले रहे हैं मिस्टर बी से,
लीज के ऊपर, और दोनों को ये लग रहा है कि मिस्टर बी की प्रॉपर्टी, बी को भी यही लगता है ये मेरी प्रॉपर्टी, और ए को भी यही लगता है उनकी प्रॉपर्टी। लेकिन लेटली ये चीज डिस्कवर्ड होती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मिस्टर ए से ही बिलोंग करती थी। तो ऐसी चीज को भी हम मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर लेते हैं कि आपको ओनरशिप के मामले में मिस्टेक हुई है, और ओनरशिप के मामले में अगर ऐसी सूरत हाल में मिस्टेक होती है तो हम कहते हैं कि फिर ये बायलैटरल मिस्टेक है, क्योंकि दोनों का ये बिलीफ था कि प्रॉपर्टी मिस्टर बी की है, लेकिन लेटर इज व्हाट्स डिस्कवर्ड कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मिस्टर ए से बिलोंग करती है। तो ऐसी सूरत में भी हम सब्जेक्ट मैटर की टाइटल के ऊपर मिस्टेक को लेकर बायलैटरल मिस्टेक करार दे देते हैं। देखो लीज होता है, कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे ले लेते हैं ना, 10 साल की 15 साल की, उस पर आप अपना काम करते रहते हैं। एक तरह से अभी के लिए तुम समझ लो कि रेंट पे ले लेते हैं। आगे आप अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे पूरा इसके ऊपर, लीज के ऊपर। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। If both the parties are working under a mistake as to the quantity of the subject matter, the agreement is void. अगर क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की उस पे दोनों की मिस्टेक हो जाए तो एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं और उसमें क्वांटिटी लिख रहे हैं 40, लेकिन आपने 4 को इस तरह से बनाया है कि वो 90 भी लग रहा है। ठीक है, आपने 4 को इस तरह से बना दिया कि वो 90 भी लग रहा है। अगर आपने ऐसी कोई हरकत करी, अब सामने वाले ने उसको 90 सोचा, आपको 90 फॉर एग्जाम्पल टॉयज है, ठीक है, आपने लेटर में लिखा मुझे 40 टॉयज रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन आपने 4 को ऐसे बनाया कि वो 9 भी लग रहा है। क्लियर है? सामने वाले ने उसको गलती से 9 पढ़ लिया तो उसने 90 टॉयज भेज दिए, आपको 50 रिक्वायर्ड 40 रिक्वायर्ड थे, आपने उसको वापसी के 50 भेजे, तो वो 50 के लिए जब कोर्ट जाके आप पे डैमेज क्लेम करेगा तो वो चीज को क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के दोनों की मिस्टेक क्वांटिटी के हवाले से थी, दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया, और यही वजह है कि इसको भी हम बायलैटरल मिस्टेक कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपने बनाया इस तरह से था कि आपके हिसाब से तो ठीक है, आप उसको 40 देख रहे थे, लेकिन सामने वाला उसको 90 भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये भी क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के उसमें आ रहा है। फिर आगे देखें, बुक की एक एग्जांपल भी देख लें। P inquired about the price of rifles from H, stating that he may buy as many as 50. ठीक है, he quoted the price P. Telegraph sent 3 rifles. The telegraph clerk transcribed the message as send the rifles. He sent 50 rifles. P accepted only 347. अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि P है एक शॉप पे गए राइफल की, उन्होंने स्टेट किया वहां पे शॉपकीपर को कि मैं तुमसे 50 राइफल परचेज करूंगा, और 50 की 50 चेक भी करी, लेकिन बाद में वो घर गए, उन्होंने टेलीग्राम में लिखा कि मैं आपसे 3 राइफल परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, 50 का दुकान पे बोला था, लेकिन टेलीग्राम में कितना लिखा, 3। अच्छा, अब उन्होंने लिखा सेंड 3 राइफल्स, उसको गलती से शॉपकीपर ने पढ़ा सेंड द राइफल्स। ठीक है, तो अब उन्होंने वहां पे जो बात स्टेट करी थी वो क्या करी थी, 50 राइफल परचेज करूंगा, उसने गलती से पढ़ लिया सेंड द राइफल्स, तो उसने 50 की 50 राइफल्स भेज दी। अब उन्होंने जब 47 रिटर्न करी तो शॉपकीपर उन पर डैमेज क्लेम करने लगा बाकी 47 का, कि 3 आप रख के 47 कैसे कर रहे हैं। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट भी बायलैटरल मिस्टेक पे आएगा क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि वो 50 समझा, क्योंकि उन्होंने दुकान पे बोला था मैं 50 खरीद लूंगा ना, मैं या 50 राइफल्स उन्होंने चेक करी, ठीक है, बाद में उन्होंने बोला सेंड 3 राइफल्स, उसने सेंड द राइफल्स पढ़ा और 50 राइफल भेज दी। तो इस तरह की सिचुएशन में बायलैटरल मिस्टेक आ रही है। बाकी जो मैंने बताया था कि आपने बोला कि 90 टॉयज भेज 40 टॉयज भेज दो, लेकिन आपने वर्ड ऐसा बनाया कि वो 9 लग रहा था, तो ऐसी सूरत में भी आपकी बायलैटरल मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर आएगी। ठीक है जी, अगला है mistake as to the quality of the subject matter. If there is a mutual mistake of both the parties as to the quality of the subject matter, if the matter is something essentially different from what the parties believe it to be, the agreement is void. ठीक है जी,
अगर सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी पे मिस्टेक हो रही है दोनों पार्टी से, तो वो भी हम कहते हैं कि बायलैटरल मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को हॉर्स सेल आउट कर रहे हैं ये सोचते हुए कि ये रेसिंग हॉर्स है, ठीक है, ये रेस का हॉर्स है, रेसिंग हॉर्स है, और सामने वाला भी यही सोच के खरीद रहा है कि ये रेस का हॉर्स है, ठीक है, लेकिन दर हकीकत वो कार्ट वाला हॉर्स है, जिसको आप टांगे वाला हॉर्स कहते हैं ना, वो निकला। तो ये भी एक बायलैटरल मिस्टेक है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी से। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी राइस सेल आउट कर रहे हैं और आप ए क्लास समझ रहे हैं, आप भी और सामने वाला भी, लेकिन वो दर हकीकत बाद में बी क्लास निकलता है, तो ये भी दोनों की क्वालिटी के हवाले से सब्जेक्ट मैटर पे मिस्टेक है, और ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। आखिरी ये मिस्टेकन अजम्पशन गोइंग टू द रूट ऑफ द एग्रीमेंट। अस्सलामुअलैकुम सर, आपने अभी जो क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट में, ठीक है सर, मुझे क्लास के दौरान व्हाट्सएप ना करें, कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना फारिग टाइम है कि वो लेक्चर छोड़ के मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। आप क्वेश्चन अगर कुछ पूछ रहे हैं तो यहीं पे लिखें, यहीं पे पूछें। आप मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मेरे मोबाइल को बार बार रिंग करवा रहे हैं, वहां पे मुझे भी, मेरा भी ध्यान हटवा रहे हैं क्लास से। Mistaken assumption going to the root of agreement. Thus, where a man and woman entered into an agreement for separation on the erroneous assumption that their marriage was valid, the agreement was held void as the parties entered to the contract under a false and fundamental assumption that they were lawfully married. देखिए जी, आप इस assumption को देखें। अगर आपने कोई assumption ली हुई थी जो कि रूट ऑफ द एग्रीमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि दो मर्द और औरत जो है अपने आप को हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे, और बाद में उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में फाइल किया सूट कि हम जो है वो दोनों अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो कोर्ट ने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो उनको उन्होंने कहा कि ये तो, या कोर्ट ने बाद में उनको बताया कि आप दोनों तो मैरिड हैं ही नहीं, ठीक है, आप दोनों तो मैरिड हैं ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम कहेंगे कि ये बायलैटरल मिस्टेक थी कि आप दोनों गलत अपने तौर पर असम्पशन लिए हुए थे कि आप दोनों मैरिड थे। जैसे कि देखें, अगर यहाँ पे कोई निकाह करता है पाकिस्तान में और उस निकाह को नादरा से रजिस्टर्ड नहीं कराता, एक तो निकाह होता है ना जो उसी वक्त फिल हो जाता है, कालिदा पेन से कर देते हैं, एक होता है नादरा से रजिस्टर्ड होता है। अगर वो उसको रजिस्टर्ड नहीं कराता कि नादरा की, उसमें वो हमेशा क्या आएगा, अनमैरिड आ रहा होगा, ठीक है, तो ये भी जरूरी होता है। इसी तरह अगर कोई यहाँ पे शादी कर ले और वो वहां पे जाके किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके रजिस्टर्ड नहीं कराता उस चीज को, तो वहां पे भी उसको, जब वो सेपरेशन का केस फाइल करेगा तो वो उनका कानून कह देगा कि जनाब आप तो मैरिड हैं ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब नादरा के उसमें आएगा तो वो बोलेंगे आपका स्टेटस तो मैरिड में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई assumptions आपने ली हुई हैं कि उनको लगता था कि वो मैरिड हैं लेकिन दर हकीकत वो मैरिड नहीं थे, और बाद में वो सेपरेशन का केस फाइल करते हैं, तो कोर्ट कहेगा कि ये बायलैटरल मिस्टेक है, आप दोनों कभी मैरिड थे ही नहीं, आपने मिस्टेकन assumption ली हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है यूनिलैटरल मिस्टेक। वेयर ओनली वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी is mistaken as to a matter of fact. The mistake is a unilateral mistake. Regarding the effect of unilateral mistake on the validity of the contract, provide that a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as a matter of fact. ठीक है जी। देखिए, यूनिलैटरल मिस्टेक का सीन क्या है कि सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक पे, अगर किसी फैक्ट को लेके एक पार्टी मिस्टेक पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टी अपनी गलती से मिस्टेक पे। अगर कोई एक पार्टी मिस्टेक पे है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, वो पार्टी अपनी गलती से मिस्टेक पे आ रही है। अब आगे पढ़ें, नीचे देखें। अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ unilateral mistake, a contract remains valid unless the mistake is caused by misrepresentation or fraud, in which the case the contract is voidable at the option of the aggrieved party। कह रहे हैं कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, हाँ वो अलग बात है अगर पार्टी के साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुआ है तो वो एक अलग चीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। लेकिन आप खुद से गलती पे हैं अपनी वजह से, मैटर ऑफ फैक्ट को लेके किसी, तो आपकी अपनी मिस्टेक है और वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड में क्या होता है कि आप इंड्यूस कर देते हैं ना अगले को खुद कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो वो तो ठीक है, उसको लॉ मान रहा है कि ठीक है आप एग्रीव पार्टी हैं, आप मिस्टेक पे हैं,
ठीक है, तो हम मान लेते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल। लेकिन अगर आप खुद से मिस्टेक करे हुए, खुद से किसी फैक्ट को लेकर आप मिस्टेक पे हैं, तो उसको लॉ कभी भी वाइड नहीं कराएगा कॉन्ट्रैक्ट को। मिस्टेक बाय स्ट्रेंजर डज अफेक्ट और नॉट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं करेगा अफेक्ट, क्योंकि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, वो खुद से मिस्टेक कितनी करता रहे। ठीक है, तो यूनिलैटरल मिस्टेक क्या है? बेसिकली यूनिलैटरल मिस्टेक ये है कि कोई भी एक पार्टी अगर फैक्ट को लेकर मिस्टेक पे है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। हाँ, अगर उसके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुई है, फिर तो उसको ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई, वो खुद से मिस्टेक पे, तो उसको आप नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, या इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। If a man due to his own negligence or lack of reasonable care does not ascertain what he is contracting about, he must blame himself and cannot avoid the contract. Thus, a rule, a unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding a contract. It has no effect on the ground that the contract remains valid. देखिए जी, कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है अगर एक पार्टी खुद से किसी चीज को अपनी नेग्लिजेंस की वजह से मिस्टेक ले। जैसे कि मैं अपने खुद की बिजनेस की एग्जांपल देता हूं। मैं इससे पहले अरेबियन सी कंट्री क्लब में था, सीएफओ था मैं अरेबियन सी कंट्री क्लब में। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, अब वहां पे उन्होंने जो जमीन ली हुई है, बेसिकली वो पाकिस्तान स्टील मिल से ली हुई है। ठीक है, कराची के लोगों ने शायद देखी हुई भी है, और जो कराची के बाहर के उन्होंने नाम तो लाजमी सुना होगा क्योंकि खबरों में अक्सर आ रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने जो जमीन ली हुई है वो पाकिस्तान स्टील मिल से लीज पे ली हुई है। ठीक है, अब देखें, अगर वो लीज पे ली है, अच्छा पाकिस्तान स्टील मिल ने वो लीज करी है 40 साल के लिए, अगर कंट्री क्लब वाले खुद से उस लीज को 60 साल समझ रहे हैं या 100 साल समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये उनकी अपनी यूनिलैटरल मिस्टेक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, कंट्री क्लब यहां अपनी ओन नेग्लिजेंस कर रहा है। ठीक है, या एक और एग्जांपल इसी में मैं मजीद आगे आपको बात बताता हूं। अच्छा, उस लीज का एक एग्रीमेंट है, 40 साल के लिए उन्होंने जमीन लीज करी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाला था कि जो लीज का रिन्यूअल होता है, जब लीज होती है तो उसका रिन्यूअल हो जाता है, लीज का रिन्यूअल आपको 20 साल बाद कराना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2020 में आपको जमीन लीज हुई है, कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। 2020 में हुई है तो 2060 में जाके आपकी लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मजीद आपको लीज चाहिए तो जो रिन्यूअल आप कराएंगे दोबारा लीज का, वो आप फाइल करेंगे हमें कब? 20 साल बाद, पहली लीज के। जैसे कि लीज है कब तक की? 2020 से 2060 तक की। लेकिन अगर मुझे रिन्यूअल कराना है तो रिन्यूअल मुझे कब कराना है? 2040 में। ठीक है, 2040 में मुझे रिन्यूअल कराना है, अगले 60 साल के आगे के लिए, मतलब अगले 2060 के बाद के लिए। अगर मैं अपनी ओन नेग्लिजेंस की वजह से ये सोचूं कि ये जो लीज का रिन्यूअल है ये मुझे कराना था 2060 में, तो ये मेरी ओन नेग्लिजेंस है, ये मेरी यूनिलैटरल मिस्टेक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं इसको कल को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकता क्योंकि ये मेरी अपनी मिस्टेक है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल करंट एग्जांपल दी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो ये मेरी अपनी मिस्टेक है। ठीक है, ये मुझे डील करना है। ये बात ऑलरेडी मैं थी कि ये लीज 40 साल के लिए, रिन्यूअल 20 साल बाद होगा। लेकिन अगर आप खुद से सोचेंगे जब पहली लीज पूरी कंप्लीट कर लेगी अपना पीरियड, और उस वक्त हम जाके रिन्यू कराएंगे, तो ये आपकी ओन नेग्लिजेंस की वजह से है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सर, आपने जो ऊपर बायलैटरल मिस्टेक में एग्जांपल दिया हाउस वाली, सेलर को पता है ना वो क्या सेल कर रहा है, या तो बायर की मिस्टेक हुई, उसने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया कि वो बाय करने वाला है, तो या यूनिट नहीं। क्यों? देखें, मैंने आपको दो हाउस वाले एग्जांपल दिए, एक में आप दोनों डील कर रहे थे, आप दोनों को पता था कि हाउस मौजूद है, लेकिन उसमें आग लग गई थी, वो राख पड़ा हुआ था। ठीक है, आप तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं और कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, हाउस वाली तो आपके दो हाउसेज हैं, हो सकता है बायर ने आपका पहले वाला हाउस ना देखा हो, इसमें उसकी गलती कैसे हो सकती है? आपकी भी तो हो सकती है, आपको दिखाना चाहिए था कि ये वाला घर है। ठीक है, तो ये बायलैटरल मिस्टेक है। अच्छा, सेम बात दूसरे वाले ने भी करी कि मोटर बाइक पे एग्जाम्पल नहीं, कैसे हो सकती है?
देखें आप समझ रहे हैं, आप व्हाइट वाली सेल, वो ब्लैक वाली बाइक सेल कर रहे हैं, वो सोच रहा है कि मैं रेड वाली परचेज कर रहा हूँ। आपकी भी तो गलती है, आपको भी तो बताना चाहिए था कि नहीं मैं ये वाली कर रहा हूँ, आपने बोला होगा मैं बाइक सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, और ये एक बायलैटरल मिस्टेक है, आप दोनों का कंसेंसस का मसला था। यूनिलैटरल मिस्टेक ये थी, जैसे कि मैंने अभी लीज वाली आपको एग्जांपल दी है, ये देखें ना कि हर चीज मेंशन होने के बावजूद अगर आप अपने तौर पर गलत सोच लेते हैं तो फिर वो यूनिलैटरल मिस्टेक है आपकी। ठीक है जी। वाइडेबल, if the unilateral mistake is caused by fraud or misrepresentation, ठीक है, तो ये बात तो वैसे ही क्लियर है कि अगर यूनिलैटरल मिस्टेक किसी मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से होगी तो वो लाजमी सी बात है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आप वाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई झूठ बोल के गलत चीज दे दे, जैसे कि नॉर्मली हमारे कुर्बानी के दिनों में होता है कि जानवरों के दांत जबरदस्ती तोड़ देते हैं, या जानवरों को सिंग वगैरह खराब होते हैं उसको एल्फी से जोड़ देते हैं, तो वो जानबूझ के कर रहे होते हैं आपको फ्रॉड करने के लिए, तो ये एक यूनिलैटरल मिस्टेक तो होती है, लेकिन आपको फ्रॉड करा के उस फैक्ट पे बिलीव कराया जा रहा होता है, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइडेबल हो जाता है, क्योंकि आपको इंड्यूस किया जा रहा है वहां पे। अच्छा, यूनिलैटरल मिस्टेक में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड इनिशियो नहीं होता, सिवाय दो सिचुएशंस के। इन दो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड इनिशियो होता है। ठीक है जी, कौन कौन सी दो सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, mistake as to the identity of the person contracted with where such identity is important। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी जो है एक यूनिलैटरल मिस्टेक, अगर आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके भी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कस कंपनी है, ठीक है, उनके आपसे कोई जाती ताल्लुकात खराब थे, उन्होंने बोला कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सर्कस कंपनी ने क्या बोला कि आपको वो टिकट सेल आउट नहीं करेंगे। आपने क्या हरकत करी, अब देखें वो कभी भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, जब भी तो वो आपको टिकट सेल करने का मना कर रहे हैं। आपने हरकत क्या करी, आपने अपने एक दोस्त के जरिए टिकट मंगा लिया और टिकट लेके जनाब आप पहुंच गए सर्कस में। जब आपको एडमिशन पे रोका तो आपने क्या करा, आपने जाके उन पे सूट फाइल कर दिया कि जनाब मैंने टिकट लिया था और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड एब इनिशियो कहा जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक है कि उन्होंने आपका टिकट जो आपको वो बेचना नहीं चाहते थे, उन्होंने किसी और को बेचा था, आप लेकर आ गए थे वो टिकट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि वो कभी भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं थे। ठीक है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं थे, आपने अपने दोस्त के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कराया या आपने किसी दोस्त के थ्रू पास ले लिया, तो ये आपका आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर का क्लॉज है। तो यहाँ पे ये भी एक यूनिलैटरल मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऐप इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक यूनिलैटरल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइड ऐप इनिशियो होगा। फिर इसमें मजीद दो तीन एग्जाम्पल लिखी हुई हैं आपकी किताब से, इनको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दूसरा है मिस्टेक एज टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए रिटन डॉक्यूमेंट बेसिकली the second circumstance in which even a unilateral mistake may make a contract absolutely void is where the consent is given by a party and there is mistake as to the nature and character of a written document. The rule of law is that where the mind of the signer did not accompany the signature, he did not intend to sign in contemplation of a law, he never did sign the contract to which his name is appended and the agreement is void ab initio. ठीक है, देखें जी, नॉर्मली आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में भी दिखाते हैं कि धोखे से पेपर पे साइन ले लिए। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ये चीज रियल लाइफ में नहीं एग्री होती।
ठीक है, कि आप किसी से धोखे से साइन ले लें, पेपर के बीच में पेपर लगा लें। क्यों? क्योंकि आप वो डॉक्यूमेंट करना ही नहीं चाह रहे थे, आपने जहन में उस डॉक्यूमेंट का तो सोचा ही नहीं था। लेकिन यही लिखा है, द सेकंड सर्कमस्टेंस इन व्हिच इवन अ यूनिलैटरल मिस्टेक में मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वाइड is where the consent is given by a party under a mistake as to the nature and the character of a written document. The rule of law is that where the mind of the signer did not accompany the signature. ठीक है, जो उसका जहन है वो बेसिकली आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता ही नहीं था। ठीक है, जैसे कि मिस्टर ए हैं, उनके दादा जो है मिस्टर बी, वो बहुत बूढ़े हो गए। ठीक है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर बी जो है, वो अपने पोते को एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे रहे हैं इस तरह से कि ये उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके, प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके, ऑथराइज हो। लेकिन असल में वो डॉक्यूमेंट जो है पोते ने जो साइन कराया वो गिफ्ट डेट साइन करा ली कि दादा ने प्रॉपर्टी पोते को सारी गिफ्ट कर दी। तो ये बेसिकली नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी की बेस पे एक यूनिलैटरल मिस्टेक है और ये हमेशा वाइड हो जाएगी, क्योंकि दादा का कभी भी माइंड में ये नहीं था कि वो इसको प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे, वो तो सिर्फ इसको एक रखवाला रखना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर है कि आपका नेचर या कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसकी मिस्टेक हो रही है। क्लियर है कि किस तरह से? जब भी आप देखें फिल्मों में क्या होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को नहीं करते, जब वो आपसे प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराते हैं तो बेसिकली वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं कर लेते, वो क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे के ऊपर से वो दूसरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद लेते हैं। ठीक है, वो इसीलिए ये काम कर रहे होते हैं। तो यूनिलैटरल मिस्टेक का सीन ही यही है कि जब नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट किस पे हो, क्योंकि देखिए सामने वाले के माइंड में ये नहीं था कि वो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करे, दादा के माइंड में कभी भी नहीं था वो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करे। उनके माइंड में क्या था कि वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे, कुछ अथॉरिटीज दें ताकि आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सको, उसका चीजें देख सको। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, आपने उनसे गिफ्ट डीड साइन करा ली। तो गिफ्ट डीड साइन कराने का मतलब भी यही है कि आप इसको यूनिलैटरल मिस्टेक में लेंगे और वाइड ऐप इनिशियो कर देंगे। ठीक है, या डॉक्यूमेंट आपने धोखे से आपका इस तरह डॉक्यूमेंट आपका इस तरह का बन गया। अच्छा, दूसरा इसमें एक और पॉइंट रखिएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ दादा वाली, वो उनको एक्सप्लेन भी ना किया गया, उनको एक्सप्लेन भी ना किया गया वो। ठीक है जी सर, पॉइंट 1 दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट 1 था आपका आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है जी, क्योंकि आपसे वो साहब कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी एक सर्कस कंपनी की। सर्कस कंपनी ने कहा कि मिस्टर, क्या नाम था आपका, चले इमरोज, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इमरोज आपको टिकट सेल नहीं करना। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे दोस्त के पास टिकट आया, मैंने दोस्त से टिकट लिया और मैं चला गया। मैं दोस्त से टिकट लेके चला गया। ठीक है, या चलें, ये रूल नहीं था, मुझे रूल ही चेंज कर देते। रूल ये था कि जो टिकट खरीदेगा वही आएगा, जो टिकट खरीदेगा वही सर्कस देख सकता है। मेरे एक साहब ने, दोस्त ने टिकट खरीदा, वो जा ना सके, उन्होंने कहा यार मैं तुम फारिग हो, तुम चले जाओ, देख लो अच्छा शो है। मैं चला गया टिकट लेके। जब मैं टिकट लेके वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं जी, प्राइस पेमेंट आपने नहीं करी थी, आप नहीं देख सकते ये टिकट। ठीक है, अब मैं कोर्ट चला गया, मैंने सूट फाइल कर दिया कि जनाब मेरे पास टिकट था और ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो वहां पे ये यूनिलैटरल मिस्टेक की ग्राउंड पे ये वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जो टिकट खरीदेगा वही टिकट शो देख सकता है, टिकट पास नहीं होंगे एक दूसरे को, क्योंकि आइडेंटिटी वो उससे ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे जिसने पेमेंट करी है। मैंने पेमेंट नहीं करी थी, मुझे तो एक तोहफतन किसी ने दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल में भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वाइड ऐप इनिशियो हो गया। अच्छा, डिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर गिव्स राइज टू वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर इस लाइन को एक्सप्लेन कर दें। इस लाइन को तो, ये तो बहुत पुरानी बात है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो वैलिड था, बिल्कुल हर चीज सही थी। बाद में सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल आपने किसी कार को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट सब परफॉर्म हो गया, आपने जाके गैराज में देखा तो कार चोरी हो गई। कार चोरी हो गई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चोरी हुई है, तो फिर आप सब्जेक्ट मैटर ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया। जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट कह लें, डिस्ट्रक्शन कह लें, हो गया तो फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
सर अगर पहले साइन कर दें अपने होश में, बाद में कहें आपने मुझसे धोखे से साइन करवाया था, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने पहले आपको होश नहीं था। ठीक है, ये तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेन चीज ये है कि आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, आपने समझा भी ना। नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टर बता दें। नेचर एंड कैरेक्टर यही है ना कि डॉक्यूमेंट की नेचर नहीं पहचान पाए। हर डॉक्यूमेंट की एक नेचर होती है ना। कैश की अपनी नेचर है, चेक की अपनी नेचर है। चेक बैंक में जा चलता है, कैश जो है कि कहीं पे भी चल जाता है, तो ये नेचर होती है ना। एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर की अपनी नेचर होती है। सर ये फ्रॉड नहीं है। कर्जा ले लेना प्रॉपर्टी के नाम पर और खुद अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेना, वो तो फ्रॉड ही है ना। वहां तो वो फ्रॉड है, लेकिन वो तो मैं एक लिंक जोड़ रहा था, वहां तो वो फ्रॉड ही है। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मैनेज करने के लिए दी गई थी, आपने कर्जा लिया और फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो तो फ्रॉड ही कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर एंड हो गया है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड समझा दें। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्या समझा दें? जिसमें तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करेंगे? मतलब आपने अपने तौर पे अगर कोई मिस्टेक ली, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी लीज वाली, कि आप अपने तौर पे समझ रहे हैं कि जी लीज जो है वो 40 साल की नहीं है, लीज तो 60 साल की है। ठीक है, अपने तौर पे आप समझ रहे हैं, तो आपने अपने तौर पे समझा है, तो ये बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपने तौर पे खुद से समझ रहे हैं। सिर्फ दो ही सूरत हाल ऐसी हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के उसमें जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड ना हुआ। वो हुआ हुआ हो तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है। लेकिन अगर सब कुछ सही है और उसके बाद सिर्फ दो ही कंडीशन आती है इसमें वाइड एब इनिशियो है, एक है आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और दूसरी है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हमारी कोई राइवल पार्टी आकर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, ये कैसे मुमकिन है? डैमेजेस क्लेम करेंगे, जो भी होगा कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर आप कोर्ट चले जाए। ठीक है, हाँ ये अच्छा था। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ये सवाल सही पूछा। अब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम ऐसे ही लेंगे जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि फला कंट्री में ये लॉ था जिसकी बेस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये अब एक फैक्ट बन गया आपके मुल्क में आके, और आप इसको प्रूफ करेंगे जैसे कि बाकी चीजें आप प्रूफ करेंगे कि जनाब हमारा बायलैटरल मिस्टेक हुई है, हमारा आइडेंटिटी का मसला था, जनाब यूनिलैटरल मिस्टेक हुई है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट का मसला था। तो इसी तरह से आप मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को भी प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ कंट्री लॉ है तो फिर तो सिंपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको आपकी कंट्री का लॉ नहीं पता था, आपकी गलती, कुछ प्रूफ नहीं करना उसमें। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट फॉरेन लॉ में हम कंसीडर करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी प्रूफ करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी चीज। यहाँ पे आगे ये एंड होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अपने। भाई कोई भी चीज हो सकती है ना। एनी एग्जांपल ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, आप किसी से शराब की वाइन की बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लें अमेरिका में, तो वहां पे वो लीगल है, यहाँ पे इलीगल है। अगर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को आप लाके पाकिस्तानी अदालत में लगाएंगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस मुल्क में हमने करा था वहां वो लीगल थी। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7। अच्छा 6 जो है वो आपके कोर्स का बज़ाहिर तो पार्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसको पढ़ लिएगा थोड़ा बहुत, और उसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिएगा। मुझे व्हाट्सएप वगैरह करके आप पूछ सकते हैं अगर उसमें आपके कोई बात समझ में ना आ रही हो। ठीक है, बज़ाहिर वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि नॉलेज के एतबार से और फिर भी एक अच्छी तैयारी करने के एतबार से आप उसको पढ़ लिएगा, और उसको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिएगा। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एजरीफ पार्टी की मर्जी नहीं होती, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है।
कोर्ट जितना भी रिफंड करा दे, रिस्टोर करा दे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है ना। कोर्जन में कंप्लीट होना ही होना होता है, वहां पे कोर्ट की मर्जी होती है, वो चाहे तो कराए चाहे तो ना कराए। सर व्हाट्सएप पर अगर कोई ग्रुप है तो ऐड कर लें सर, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपना नाम लिख के मैं आपको ऐड। हाँ 6 चैप्टर में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए आपने जब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। ठीक है, 10वां एलिमेंट आपने वहां पे यही पढ़ा था कि एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, के एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर जो किए हुए लॉ ने कि ये वाइड एग्रीमेंट है। ऐसे एग्रीमेंट आप ना करें जो लॉ ने ऑलरेडी खुद डिक्लेयर कर दिए कि ये तमाम एग्रीमेंट आपके वाइड एग्रीमेंट होते हैं। तो उनमें मुख्तलिफ तरह के हमारे पास एग्रीमेंट हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया, देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि हम देखते हैं कि वो लॉ ने खुद मना कर दिया कि भाई ऐसे एग्रीमेंट आप नहीं करें, ये डिक्लेयर्ड ऑलरेडी वाइड डिक्लेयर्ड हुए हैं। जिसमें सबसे पहला तो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को शादी से रोक नहीं सकते, वाइड एग्रीमेंट है। किसी को शादी से रोकने का वादा नहीं कर सकते, वाइड एग्रीमेंट है। रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, किसी को तिजारत से नहीं रोक सकते, ये भी वाइड एग्रीमेंट है। रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को कानूनी कार्रवाई से रोकने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वाइड एग्रीमेंट है। यही वजह है कि इनके साथ एग्रीमेंट का वर्ड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड नहीं आ रहा। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, कोई भी अनसर्टेनिटी है किसी एग्रीमेंट के अंदर तो भी वाइड एग्रीमेंट है, अनसर्टेन मीनिंग आप कभी नहीं रख सकते। वेजरिंग एग्रीमेंट, आपके जो वेजर्स होते हैं, जो सट्टेबाजी के एग्रीमेंट होते हैं, बैटिंग के एग्रीमेंट होते हैं, ये तमाम के तमाम वाइड एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है जी, एक मिनट। तो इसी तरह से कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट था उसके ऊपर आपने अपना एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट कर दिया, तो वो एग्रीमेंट भी एक वाइड एग्रीमेंट है। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है डिपेंड कराना। ठीक है, फिर दूसरा इम्पॉसिबल एक्ट, कोई भी नामुमकिन काम करने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी एक वाइड एग्रीमेंट होता है। फिर अच्छा, एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज पे आ जाए। सबसे पहले हम, एक मिनट भाई, कोई क्वेश्चन आ गया सर, 5 वाला क्या था वो अभी हम बारी बारी पढ़ेंगे डिटेल में, वो तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था। ठीक है जी, एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर किसी को शादी से रोकने का वादा ले रहे हैं तो वो भी एक वाइड एग्रीमेंट है। अगर किसी को आप शादी से रोक रहे हैं, ठीक है, हर किसी को शादी करने का फ्रीडम है, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। अगर आप किसी को कुछ भी देके शादी से रोक रहे हैं तो बेसिकली ये आप वाइड एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल खुद लिखी हुई, ए एग्रीज विद बी फॉर गुड कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी सी। ए बी से एग्री कर रही है कि वो सी से शादी नहीं करेंगी, तो ये एक वाइड एग्रीमेंट है। या अगर आप किसी को खुद भी शादी से रोक रहे हैं कि तुम फला शख्स से शादी नहीं करोगे, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। अगर आप किसी को और को कह रहे हैं कि उसको शादी करने से रोको फला शख्स है, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये एक फ्रीडम है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप किसी से शादी का वादा तो कर सकते हैं, वो तो एक वैलिड एग्रीमेंट है, लेकिन आप किसी को शादी से रोक नहीं सकते। अगर आप किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम सी से शादी नहीं करोगी या डी से शादी नहीं करोगी, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होते हैं जो कि अलाउ नहीं है।
क्लियर? देखें अगली एग्जाम्पल लिखी हुई है, ए एग्रीज विद बी दैट शी विल मैरी हिम ओनली। देखें पहली एग्जाम्पल में फर्क देखें, ए ने बी से क्या एग्री करा है कि वो सी से शादी नहीं करेंगी। ये शादी से रोकने की चीज है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। कल को अगर वो सी से शादी करती हैं और बी जाए कि इन्होंने मुझसे वादा करा था कि ये सी से शादी नहीं करेंगी, तो कोर्ट बोलेगा कि बेवकूफ तुमने ये काम किया ही क्यों, ये तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइट था, तुम किसी को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई शादी का आपसे वादा कर रहा है और फिर शादी नहीं करता, फिर आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हैं। फिर आप उसको कोर्ट लेके भी जा सकते हैं और कोर्ट डैमेज भी ग्रांट करेगा कि फला लड़की को या फला लड़के को आपको पे करना पड़ेंगे डैमेज, और वो डैमेज आगे आप पढ़ेंगे, उसका एक अलग से नाम है जो इसी सिचुएशन में ग्रांट होता है। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे कि इस सिचुएशन में वो डैमेज ग्रांट होता है। ठीक है जी, तो आप किसी से शादी का वादा तो कर सकते हैं लेकिन किसी को शादी से रोक नहीं सकते। इसी तरह नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हर किसी का फ्रीडम है कि वो कुछ भी चाहे बिजनेस करे, कुछ भी करे, आप किसी को ट्रेड से रोक नहीं सकते। ठीक है, हर कोई जो चाहे बिजनेस करे, कुछ भी करे, आप उसको कभी भी ट्रेड करने से रोक नहीं सकते। वो जो चाहे बिजनेस करे, वो सामने पान की दुकान खोले, वो कोई फैक्ट्री लगाए, वो कुछ भी डील करे, आप उसको रोक नहीं सकते, बशर्ते कि लीगल बिजनेस करे, कोई इलीगल काम ना कर रहा। ठीक है, हर किसी को अपना टैलेंट, अपना प्रोफेशन, अपनी स्किल्स यूज करने का पूरा राइट है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो आप किसी को भी कारोबार करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि लिखा है एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन ऑफ द पार्टीज एग्रीज टू क्लोज हिज बिजनेस इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज वाइड being an agreement is restraint of trade and the amount is not recoverable if the party fails to pay the promised sum of money। ठीक है, कि अगर कोई शख्स किसी से वादा करे कि ठीक है तुम अपना कारोबार बंद कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और वो शख्स कारोबार बंद कर देता है और कल को वो पैसे नहीं देता, वो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए कि जनाब इसने मुझे कहा था कि आप मुझे अपना कारोबार अगर बंद करते हैं तो मैं आपको इतने 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा नहीं, आप नहीं ले सकते, क्योंकि रीइंस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कारोबार से रुकने के एग्रीमेंट तमाम के तमाम वॉइड एग्रीमेंट है, जो कि हमने खुद बता दिए कि आप नहीं कर सकते, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, ये वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है कुछ इसकी एक्सेप्शंस है। अच्छा, कोई गुडविल बता सकता है आप में से क्या होती है? कोई भी बच्चा लिख के बता दे मुझे। एन एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये तो आप समझ गए ना कि किसी को आप तिजारत से रोकने का नहीं कर सकते वाइड है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है कि इन जगहों पे आप किसी को तिजारत से रोक सकते हैं। वो कौन सी जगह है? उसमें पहला सेल ऑफ गुडविल है, तो मैंने कहा कोई गुडविल बता दे आप में से। पॉपुलैरिटी, किसी अच्छी कंपनी की रेपुटेशन, एज एक्सपेक्टेड, वही आंसर आया मेरे पास। देखिए गुडविल की डेफिनेशन मुझे वो बताएं जो किताबों में लिखी हुई है, वो किसी को पता है? चले बहरहाल ठीक है, बस अब नहीं बताएं। ठीक है जी, देखिए जी सारे बच्चों ने एक ही बात करी है कि फेमस, पॉपुलैरिटी, सच एज जे डॉट किसी ने लिखा। ठीक है, मैं आपको गुडविल का बता देता हूँ कि गुडविल को पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं कहा जाता। गुडविल के मायने होते हैं नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से अगर आप एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी रखते हैं तो आपकी गुडविल है। बाद औकात ये गुडविल जो है ये बंदे के अंदर भी होती है, बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं है, बंदे के अंदर भी होती है, जिसकी वजह से वो बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न कर रहा होता है। ठीक है, ये किसी बंदे के अंदर भी होती है कि वो तेजी से काम कर रहा होता है, हर चीज कर रहा होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये गुडविल जो है ये बिजनेस की रेपुटेशन बंदे की भी हो जाती है, बंदे का अपना नाम हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी ऑन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स इज गुडविल। अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करते हैं
नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू लग सकती है, जिनको रियलाइज किया जा सकता हो। आपके आसान अल्फाजों में जिसकी खरीदते वक्त बिजनेस एक वैल्यू लग सकती है रियलाइजेबल, कि हाँ भाई इनको रियलाइज किया जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है, तो ये चीज एक गुडविल में आती है। ठीक है, कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी। इसी तरह से गुडविल में मजीद बात करूं तो इसके टाइप्स भी होती हैं, रेड गुडविल, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैबिट गुडविल। ठीक है, ये इसके टाइप्स भी होती हैं, आप इसको इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपनी अकाउंटिंग की किताब में देख लीजिएगा। बाकी गुडविल के बारे में ये बातें नहीं कहा करें कि रेपुटेशन को कहते हैं या फेमस होने को कहते हैं, नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से अगर कोई भी एक्सेस अर्न कर रहा है, कि मार्केट में अगर प्रॉफिट रेट 3% चल रहा है और आप 10% अर्न कर रहे हैं, तो इसको आप गुडविल कहेंगे आपकी। वो गुडविल आपके बिजनेस का नाम भी हो सकती है, वो गुडविल आपका अपना नाम भी हो सकता है, आपकी क्वालिटी भी हो सकती है, आपकी अपनी कोई परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, किसी भी वजह से आप अर्न कर सकते हैं। हो सकता है आप वहां पे मोनोपोली कायम करे हुए हो, कुछ भी करे हुए हो, ठीक है, उस एरिया में, तो इस चीज को हम गुडविल में लेते हैं। ये रेपुटेशन वगैरह वाले वर्ड नहीं कहा करें। अभी देखो, अभी मैंने बता दिया, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी, किसी भी वजह से, उसको गुडविल कहते हैं। फिर भी एक स्टूडेंट पूछ रहा है, एफिशिएंसी को कहते हैं। ठीक है जी, तो सेल ऑफ गुडविल में आते हैं। द सेलर ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन ड्राइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम। देखिए, सेलर ऑफ गुडविल को रोका जा सकता है बिजनेस करने से। किस तरह से? क्यों? आपने किसी से बिजनेस खरीदा, क्यों खरीद लिया? कि उसकी बिजनेस की एबिलिटी बहुत अच्छी। फॉर एग्जांपल, एक क्लिनिक है, ठीक है, एक क्लिनिक है, वो उस एरिया में बहुत चलता है क्योंकि उनके पास एक ऐसे डॉक्टर बैठते हैं या क्लिनिक की एग्जांपल छोड़ दें, वो तो मैं उसमें देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक शॉप थी, वो आपने खरीदी क्योंकि वो बेकरी बहुत अच्छी चलती थी, ठीक है, आपने खरीद ली। अच्छा, वो चलती थी, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न कर रही थी, तो आपने गुडविल की भी प्राइस पे करी होगी, लाजमी सी बात है, आपने गुडविल खरीदी। अब जो सेलर है जिसने आपको बेची, उसको आप रोक सकते हैं कि भाई इस एरिया में तुम बेकरी मत खोलना, क्योंकि अगर वो इस एरिया में बिजनेस खोलेगा तो हो सकता है वो गुडविल उसके पास ही दोबारा मूव कर जाए। ठीक है, इसीलिए लॉ ने कहा है कि अगर आपने गुडविल सेल करी है तो आपको बिजनेस करने से रोका जा सकता है। लेकिन देखिए, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और रीजनेबल लिमिट्स। आप कराची में खरीद रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी गुलशन में खरीद रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा कराची में बिजनेस नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो आपने बिजनेस की नौयत को देखते हुए और रीजनेबल लिमिट्स को देखते हुए ये चीज करनी है, तो सेलर ऑफ गुडविल को आप स्टॉप कर सकते हैं कि वो बिजनेस ना करे। ठीक है जी, इसी तरह से मजीद आगे चलते हैं, पार्टनर्स एग्रीमेंट। देखिए, अगर पार्टनर्स के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रहा है, an agreement in restraint of trade among the partners or between any partner and the buyer of firm's goodwill is valid if the restraint come within any of the following cases. An agreement among the partners shall that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is the partner. An agreement by a partner with his other partners that on retiring from the partnership he will not carry on. Partnership agreement के अंदर, ठीक है, ऐसी बात लिखी हुई है कि हम जो है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर जो जब तक इस बिजनेस का पार्टनर रहेगा कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। वैलिड एग्रीमेंट है, अलाउ है लॉ की तरफ से। हालांकि आप तिजारत से रोक रहे हैं, अलाउ है पार्टनर्स के केस में। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट, एन एग्रीमेंट बाय अ पार्टनर विद हिज अदर पार्टनर दैट ऑन कि एक पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा पार्टनरशिप से वो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता जो कि हम पार्टनरशिप में कर रहे थे। वैलिड एग्रीमेंट। हालांकि आप रोक रहे हैं किसी को कारोबार करने से, लेकिन फिर भी ये वैलिड एग्रीमेंट होता है। क्लियर? फिर भी एक वैलिड एग्रीमेंट आ रहा हो, तो ये दोनों एग्रीमेंट भी आप कर सकते हैं, अलाउ है। An agreement among the partners, तीसरा point, an agreement among the partners upon or in anticipation of the dissolution of the firm that some or all of them will not carry on a business
सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म विद इन स्पेसिफाइड। अगर पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट है कि जब पूरी पार्टनरशिप हम खत्म कर देंगे, कंप्लीट खत्म कर देंगे पार्टनरशिप, उसके बाद हम जो है वो ये सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते लोकल लिमिट्स में या स्पेसिफाइड लिमिट में, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, एक्सेप्टेबल है, वैलिड एग्रीमेंट है, वो कर सकते हैं आपस में। An agreement between any partner and the buyer of the firm's goodwill that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified। वही बात है कि अगर फर्म की गुडविल है, किसी भी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लें कि बायर ऑफ गुडविल जो है, an agreement between any partner and the buyer of the firm goodwill that such partner will not carry on any business similar to that of the firm। जब फर्म भी अपनी गुडविल सेल आउट करेगा तो फर्म के साथ भी एग्रीमेंट हो सकता है कि वो लोकल लिमिट्स में, स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर ये बिजनेस कैरी नहीं कर सकता। ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। इसके बाद तीसरा है ट्रेड कॉम्बिनेशंस, वो मैं आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, ठीक है। भी एक सवाल आया हुआ, इसको देख लेता हूँ। सेल ऑफ गुडविल की एग्जांपल मोनोपोलीज भी है क्या? नहीं, मोनोपोली में तो आपके पास गुडविल होती ही होती है, उसमें तो आप अकेले ही होते हैं ना, तो उसमें तो आपके पास होती है। वो सिर्फ हमारी पाकिस्तान रेलवे जो लॉस में चल रही है मोनोपोली के बाद भी, वरना मोनोपोली जिसमें होती है वो हमेशा प्रॉफिट में ही होते हैं, उसमें तो आप अकेले ही है ना। और जब अगर पॉइंट सी एंड डी समझा दें, समझ में नहीं आया। पॉइंट सी है कि पार्टनर्स ने ये एग्रीमेंट करा हुआ कि पूरी पार्टनरशिप खत्म करने के बाद भी वो सेम बिजनेस नहीं करेंगे, तो भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। कि उन्होंने फॉर एग्जांपल वो 4 पार्टनर मिलकर एक बेकरी चला रहे थे, उन्होंने पार्टनरशिप खत्म करी, बेकरी क्लोज करी, लेकिन आपस में ये डिसाइड किया था कि हम कभी भी कोई भी अलग से बेकरी नहीं खोलेगा, वैलिड एग्रीमेंट है, ठीक है। डी क्या है? अगर पार्टनर्स की भी गुडविल सेल आउट हुई है तो पार्टनर्स के साथ भी ये एग्रीमेंट बायर कर सकता है जिसने गुडविल खरीदी है कि भाई आप जो है ये बिजनेस दोबारा नहीं कर सकते लोकल लिमिट्स के अंदर, जो भी लिमिट्स उसने प्रिस्क्राइब की हुई होंगी, ठीक है। तो ये एक वैलिड होगा। सर अगर ओलिगोपॉली और ड्यूपॉली है तो फिर भी प्रॉफिट ही होगा या लॉस, कोई चांस भी होंगे? जब मोनोपोली में पाकिस्तान में लॉस हो जाता है तो ओलिगोपॉली और ड्यूपॉली की तो बात ही छोड़ो, मोनोपोली में पाकिस्तान रेलवे को लॉस हो रहा, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है, ओलिगोपॉली वगैरह छोड़ दें आप, इकोनॉमिक्स के टॉपिक ही है, ठीक है। लॉस भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो। आपकी पीआई है क्या? ओलिगोपॉली तो है, लॉस नहीं हो रहा था। अच्छा जनाब, इसको यहीं तक रखते हैं हम क्लास को, ठीक है, क्योंकि आगे फिर हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, सर आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेंगे? हाँ ये एक अच्छा सवाल है, ये मैं भी सोच रहा था कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे लूंगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं स्लाइड शो कराता रहूँ, आप उसको जो है वो सॉल्व करते रहें, या ये है कि ईमानदारी के साथ आप व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूं और आप लोग कर लें, फिर हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो दोनों तरीके हैं, क्योंकि टेस्ट को मैं डिस्कस भी कराता हूँ पूरे एक दिन कि आपको क्या सोच के आंसर लगाना चाहिए था और आपने क्या सोच के आंसर लगाया, तो वो क्लास ज्यादा काम की होती है बनस्पत टेस्ट के, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है। अच्छा ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं इसको। एक सवाल और आया है, नहीं सवाल नहीं है, क्लियर है। चलें जी यहीं तक रखते हैं इसको, कल हम डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। अल्लाह हाफिज।